वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 को। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम दिया हुआ है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम परिमाप के बारे में जानेंगे और क्षेत्रफल के बारे में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ यही जान लेते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, परिमाप कैसे कहते हैं। तो जो परिमाप होता है, तो हम परिमाप में कहेंगे कि किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो ये देखिएगा कि अगर हम कोई भी आकृति बनाए तो उस आकृति में जो उसकी बाहरी सीमा होती है, जो भी, जैसे मान लीजिए हमने एक आकृति बना दी है इस प्रकार की, तो इसकी जो बाहरी सीमा है वो कौन सी, जो इस मार्कर से यहाँ पर बनाई गई है, तो ये इसकी बाहरी सीमा है। तो इसकी कुल लंबाई जो होगी ना, वही इसका परिमाप कहलाएगी। और क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, तो देखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, जो क्षेत्रफल है, तो किसी भी आकृति के द्वारा, जैसे ये आकृति है, इसने इस व्हाइट बोर्ड पर, इसने इस सतह पर, तो किसी भी आकृति के द्वारा सतह पर घेरी जाने वाली जगह, तो ये कितनी जगह घेरता है, इतनी जगह घेरेगा। देखिएगा, जैसे हम इस पर ये लाइन खींच रहे हैं, जो लाइनों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि यह आकृति जो है कितनी जगह घेर लेती है इस सतह पर। तो जितना हमने यहाँ पर ये यहाँ की इसकी जो ये इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बनी है पूरी, जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये सभी हमें बता रही हैं कि कितनी जगह इसके द्वारा घेरी जा रही है। तो इसका नाम, यदि हमने ABCD रखा है, तो आकृति ABCD के द्वारा यहाँ पर घेरी जाने वाली जगह को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। तो हम कहेंगे किसी भी आकृति के द्वारा सतह या समतल पर घेरी जाने वाली कुल जगह ही उसका क्षेत्रफल कहलाती है। तो जो जितनी जगह ये घेरती है उसे हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब इस चैप्टर में दो ही चीजें सबसे ज्यादा दी गई हैं, वो है परिमाप और दूसरा है क्षेत्रफल। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के सवालों को देखेंगे कि जो इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल दिए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर सवाल दिए गए हैं ना, वो कुछ आकृतियों पर आधारित हैं, जिसमें जैसे पहली आकृति जो है वो है आयत, एक आयत है। नंबर 2, एक त्रिभुज दिया हुआ है। नंबर 3, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और साथ में यदि हम इन्हीं के साथ में वर्ग को भी रखें, नंबर 4 वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल आसान हो जाता है। तो यहां पर जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो इन सब के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका एक ही होता है, बस इनकी आकृति के आधार पर हमें ध्यान रखना होगा कि उस क्षेत्रफल को कैसे हल करेंगे। तो जो इनका सूत्र बनता है उसे हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आयत का परिमाप, ध्यान रखना है कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही चीजें निकालेंगे। तो कैसे आयत का परिमाप या फिर त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज या वर्ग का परिमाप निकाला जाता है और क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इनके लिए कम से कम हम दो सवाल या एक सवाल जरूर करेंगे। तो आइए उनकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब आयत का जो परिमाप और क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो देखिए, जो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, तो हम जो आयत होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो देखिए, आयत की आकृति जो है वो ऐसी होती है। यदि इसका नाम हम ABC और D रखें, तो ये कहलाएगा एक आयत है जो ABCD उसका नाम है। तो इसमें हम पहले इसका नाम लिख देते हैं, अंदर इसको आयत कहते हैं। तो अब इस आयत में जो बड़ी वाली भुजा है, ये 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति जो है वो आयत कहलाती है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां देखिए, A से B, जो A से B तक की जो दूरी है वो उसकी लंबाई कहलाएगी, और B से C तक की जो दूरी है वो उसकी चौड़ाई या ऊंचाई कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो इसको हम चौड़ाई कहेंगे और इसको कहेंगे हम लंबाई।
तो अब आयत में जो आमने सामने की भुजा है ना वो समान होती हैं, तो हम ये वाली भुजा इसके समान रखेंगे तो ये भी लंबाई कहलाएगी, और ये वाली भुजा इसके समान है तो इस कारण से ये भी इसकी चौड़ाई कहलाएगी। तो इसका जो परिमाप होता है, तो परिमाप क्या होता है, देखिए जो इसका परिमाप है वो होता है कि चारों भुजाओं की कुल लंबाई। जब चारों भुजाओं की कुल लंबाई निकालेंगे तो उसे कैसे लिखा जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिएगा ध्यान से, ए से शुरू कर रहे हैं तो यहां से यहां तक लंबाई, फिर बी से सी तक चौड़ाई, फिर सी से डी तक फिर से लंबाई, तो लिखेंगे प्लस लंबाई प्लस उसके बाद में डी से ए तक फिर से चौड़ाई, तो इसमें चौड़ाई। तो अब इसके बाद में अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों में एक जैसा है, यहां भी लंबाई प्लस चौड़ाई है, यहां भी लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो दोनों में से लंबाई प्लस चौड़ाई बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने का मतलब उसको कहते हैं कॉमन लेना, उभयनिष्ठ लेना। जब भी कभी उभयनिष्ठ या कॉमन लिया जाता है तो उसका मतलब होता है जो भी आपने कॉमन लिया है ना उससे आपने पूरी संख्याओं में, जैसी संख्या वहां दी हुई थी उन सब में आपने उससे भाग दे दिया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई से लंबाई प्लस चौड़ाई में ही भाग देंगे तो एक आएगा, इस कारण से यहां आता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट, और यहां तो आ जाएगा एक, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, और दूसरे बारे में फिर से यहां पर दूसरी जगह पर भी आएगा एक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो, तो यहां लिखेंगे दो आगे पहले, तो फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरीके से जो आयत का परिमाप है उसका सूत्र बनता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर से दो ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमें आयत के परिमाप का सूत्र मिलता है जिसे दो ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई कहते हैं। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसा कि हमने क्षेत्रफल के बारे में आपको समझाया भी था कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरी जाने वाली जगह को क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पर इसने कितनी जगह घेरी, इसने अपनी लंबाई और अपनी चौड़ाई के बराबर की जगह घेरी। लंबाई को इस तरह से यहां तक बांटेंगे और चौड़ाई को इस तरह से आगे तक बढ़ाएंगे, तो यहां जो इसने जगह घेरी है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यदि हमें कोई सवाल दे दिया जाए तो इसके बाद में अब हमने क्षेत्रफल पता चल गया, तो यहां देखिए यदि हमारे पास कोई सवाल हो, जैसे उदाहरण के लिए एक आयत है जिसमें आयत में हमने दिया हुआ है कि लंबाई हमें दे रखी है 10 मीटर और कोमा चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई बराबर से दी हुई है 5 मीटर। अब हमें इसका परिमाप कोमा क्षेत्रफल दोनों चीज ही पता करनी है कि वो क्या होंगी। तो उन्हें कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए हमने यहां से दोनों ही सूत्र काम में लेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें परिमाप बराबर से दो ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई। जो ब्रैकेट होता है ये गुणा को संकेत करता है, इसका मतलब है दो का गुणा करना होगा हमें किससे, ब्रैकेट के अंदर की दी हुई संख्याओं को जोड़कर। तो हम यहां लिखेंगे परिमाप में, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप बराबर से हो जाएगा दो ब्रैकेट स्टार्ट, लंबाई है जो 10 है, पहले लिखेंगे 10 प्लस चौड़ाई 5 दे रखी है, इसमें 5 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, 10 और 5 मिलकर हो जाएगा 15, और यहाँ गुणा है 2 का, तो यहाँ लिख देंगे परिमाप बराबर से 30 और मीटर। ध्यान रहे परिमाप जो है वो कुल लंबाई होती है, और लंबाई को हमेशा इकाई में अकेले लिखा जाता है। अकेले का मतलब है इकाई जो है इस पर वो मीटर है तो मीटर लगेगी, लेकिन जब भी कभी क्षेत्रफल लिखा जाता है, जब भी कभी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ जो इकाई आएगी, जो भी इकाई आती है उस इकाई का वर्ग कर दिया जाता है, और यहां पर सिर्फ साथ में इकाई लिखी जाती है यहां पर। तो इस प्रकार से आप पता भी लगा सकते हैं कि परिमाप कौन सा है और कौन सा क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करना होगा हमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लंबाई लिखेंगे 10 है, गुणा चौड़ाई है 5, बराबर से 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 आएगा, और ये हो जाएगा 50 में मीटर और मीटर स्क्वायर। मीटर जो है उसका वर्ग करेंगे तो ये होगा मीटर स्क्वायर कहलाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 मीटर स्क्वायर कहलाएगा। अब इसी आकृति से जो यहाँ पर ये हमें परिमाप और क्षेत्रफल जो हमने आयत का निकाला है, इसी आकृति से हम दूसरी आकृति बनाएंगे, फिर उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज व त्रिभुज। तो हमने यहाँ पर पहले आयत बनाया है। तो देखिए ये एक आयत है, और आयत के साथ में जो आकृति बनाई है वो समांतर चतुर्भुज है, इसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज।
और इसका नाम है त्रिभुज। तो यहाँ पर जो ये आकृति बनाई है ना, तो हमें अब इन आकृतियों को पहले पहचानना है कि आयत से कैसे बनेंगी, और फिर उसके बाद में जो आयत का ही सूत्र था उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इनका सूत्र भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम परिमाप के बारे में बात करें कि जो परिमाप है वो कैसे निकाला जाएगा इनके लिए। तो परिमाप तो साधारण है, जो जैसा परिमाप सभी के लिए निकाला जाता है वैसे इनमें निकाल सकते हैं कि यहाँ जितनी भुजाएं दी हुई हैं उन सब का योग कर देना है। और समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, ये इसके पास भी आयत के जैसे ही गुण होते हैं। क्या होते हैं कि आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं ना वो समान होती है। ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा इसके समान है। तो इस कारण से इसका जो परिमाप है समांतर चतुर्भुज का, तो यहां लिख सकता हूं मैं समांतर चतुर्भुज। तो इसका जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप तो बिल्कुल आयत की तरह ही होगा, लेकिन त्रिभुज में ऐसा नहीं होता। त्रिभुज के पास 1, 2 और 3 भुजाएं होती हैं। तो ये जो त्रिभुज है, ये हमने एक त्रिभुज जो लिया है वो विषम बाहु त्रिभुज लिया है। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जो हमें दूसरी वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप जाकर हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि त्रिभुज कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से ये जो त्रिभुज है ये विषम बाहु त्रिभुज है, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों तब हम परिमाप कैसे निकालेंगे त्रिभुज में। तो त्रिभुज में परिमाप निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, पहली भुजा जिसको हम ए कहते हैं, प्लस दूसरी भुजा जिसको बी कहेंगे, प्लस तीसरी भुजा जिसको सी कहेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो योग होगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल पर। तो ध्यान से देखिए, आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज को कैसे बनाता है। यदि इसको गौर से इसमें थोड़ी सी लंबाई आगे बढ़ा दी जाए यहां से, तो इसको कर दिया जाए इसके साथ नीचे तक, ऐसा इसमें इसको नीचे करने के बाद में इसकी लंबाई इसको आगे यहां तक बढ़ा दिया जाए, तो बनने वाली जो आकृति है ये समांतर चतुर्भुज कहलाती है। इसमें क्या हुआ है, यही जो आकृति थी इसको हमने समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार यहां से आयत को ऐसा देखा, इसको हम थोड़ा तिरछा कर दिया। तिरछा करने से क्या होगा, ये हिस्सा थोड़ा इधर आ गया है, जिसमें ये लाइन जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये वाली भुजा, और ये हिस्सा जितना यहां ये उठकर इसके पास यहां आ चुका है, और ये भुजा जो है वो बिल्कुल सीधी इसके साथ मिलेगी। तो यहां बनने वाली जो ये संरचना है ये समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो इस कारण अब हम कह सकते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हो गया। वो क्या है, आधार, जो इसका आधार कौन सा है, इसका आधार इसकी लंबाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। एक चीज और, यदि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, आधार गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कहेंगे उसको या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा हमें, तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज में ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब आयत को ही ध्यान से देखिए, यदि इसको समांतर चतुर्भुज के लिए अब ना बनाकर अब इसको मिटा दें यहां से, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसे इसके लिए आयत के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सूत्र, और आयत के बाद में त्रिभुज में लंबाई तो होती है, जो लंबाई होती है उसे आधार कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, आधार गुणा जो इसके पास चौड़ाई होती है, इसको इसके लिए ऊंचाई कहा जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऊंचाई। तो यहां पर आधार गुणा ऊंचाई तो है, लेकिन आयत से त्रिभुज कैसे बनता है, आयत से त्रिभुज बनाने के लिए उसमें एक बीच में विकर्ण बनाया जाता है, उसके विपरीत शीर्ष को एक दूसरे से मिलाया जाता है, तो जो रेखा खींचती है इसको विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण बनने की वजह से अब यहाँ जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज जैसा है, लेकिन ये पूरे आयत में से आधा होता है। अगर ये पूरे आयत का आधा है तो इसका क्षेत्रफल भी आधा होगा। इस कारण से क्या होता है, इस पूरे क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसमें से इसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करना है, 1/2 से गुणा करेंगे। इस कारण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बनता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसी पर आधारित अब हम 1-2 सवाल करके देखते हैं। तो देखिए, यदि त्रिभुज के लिए एक सवाल दे रखा है कि एक त्रिभुज है, इस प्रकार की संरचना दी हुई है उसकी, जहां पर आधार जो है वो 3 सेंटीमीटर का है और जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता लगाना है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल। ये बी, ये सी, और ये दिया हुआ है ये 5 नहीं, अगर ये 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
तो इसके लिए परिमाप जब निकालना है, परिमाप बराबर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो बराबर क्या होगा, सबसे पहले यहां से शुरू कर सकते हैं, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, जिससे कितना हो जाएगा अब ये देखिए, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, सबसे पहले 1/2 लिखते हैं, गुणा आधार, आधार कितना है इसका, 3 है, 3 गुणा, उसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है इसमें, ऊंचाई 4 दी हुई, तो 4 लिखेंगे। अब 2 से 4 को काटा जा सकता है 2 बार, तो हम यहाँ आगे लिखेंगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो क्षेत्रफल बनेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने पहले भी क्षेत्रफल के बारे में बताया था, जब भी कभी क्षेत्रफल आता है तो जो हमारी इकाई होगी उसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल किया जा सकता है। इसी के अलावा यदि हम एक समांतर चतुर्भुज का सवाल देखें तो उसे कैसे हल किया जाएगा, देखिएगा, एक सवाल लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। परिमाप तो आप उसका निकाल ही लोगे क्योंकि संख्याओं को बस हमें जोड़ना है, लेकिन अब इसका हमें एक सवाल दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो अब हमें इस सवाल को पूरा करना होगा। तो यहां पर ये एक ऊंचाई दी हुई है और यहां पर भी एक ऊंचाई दी हुई है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर का बताया है, और ये जो लंबाई है ए, ये पहले बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहां पर दिया हुआ है ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल पता लगाना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो नीचे वाले हिस्से को अगर हम छुपा लें, जो सीधी एक लाइन खींची हुई है एसी की, इसको अगर हम छुपा लें तो ऊपर वाली जो संरचना है हमें वो कैसी दिखाई दे रही है, वो ए सी डी जो दिखाई दे रहा है वो एक त्रिभुज है। और ऐसे ही अगर इसको छुपा लें तो यहां भी कैसा है, यहां भी एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर जो समांतर चतुर्भुज हमें दिख रहा है वो समांतर चतुर्भुज ना होकर हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे यहां पर 2 त्रिभुज हैं। तो हम यहां क्या कहेंगे, यहां 2 त्रिभुज हैं। और 2 त्रिभुज ये कौन कौन से, नंबर 1 त्रिभुज होगा हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और नंबर 2 पर जो त्रिभुज है वो होगा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। अब हमें दोनों का ही क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप तो नहीं पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसमें लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी में 1/2 गुणा आधार कितना है, इसमें देखिए ध्यान से, ए बी सी में आधार ये है ए सी, तो ये 10 दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे 10 गुणा ऊंचाई कितनी है, 3 है, 3 लिखेंगे। 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, 5 गुणा 3 करने पर आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा करते हैं त्रिभुज ए सी डी में, इसका भी सूत्र क्या बनेगा, 1/2 गुणा आधार कितना है, इसमें भी आधार 10 रहेगा, 10 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 3 दी हुई है तो 3 लिखेंगे, तो 5 से फिर 10 को काटेंगे, सॉरी 2 से 10 को काटेंगे, ये 5 आएगा, 5 के बाद में 5 गुणा 3 करेंगे 15, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से यहाँ पर दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन पूरी आकृति कैसी है, 2 त्रिभुजों से मिलकर बनी है, तो इसलिए कहेंगे आकृति, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर से कितना हो जाएगा, 15 + 15 बराबर से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम आकृति को पहचान कर और सही सूत्र का उपयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु की तरफ, जो होगा वृत्त। अब हम जानेंगे कि वृत्त का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे उनको हल किया जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है वृत्त। वृत्त की संरचना कुछ इस प्रकार पाई जाती है। तो इसमें बीच में एक बिंदु होता है जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं, इसको हम कहें, इसको वो नाम देते हैं जिसको केंद्र बिंदु कहा जाता है, इसको हम केंद्र कहेंगे। और इसके बाद में यहां जो ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन को कहा जाता है परिधि। और ध्यान रहे, जैसा कि हमने आपको परिमाप के बारे में बताया था, परिमाप के बारे में क्या होता है, परिमाप जो है
वो किसी भी आकृति के लिए उसकी बाहरी जो सीमा है उसकी कुल लंबाई होती है। तो यहाँ पर जो परिधि की लंबाई होगी ना, या फिर जो परिधि होगी, वही हमारा परिमाप कहलाएगा। तो वृत्त में जो परिधि होती है तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर से होती है 2 पाई r। इसको हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे 2 पाई r, इस प्रकार बोलेंगे इसको हम। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भी आयत के सूत्र से ही निकल के आता है, कि आयत का जो सूत्र है उस प्रकार से उसको निकाला जा सकता है। अब वो कैसे बनता है उसको हम किसी और दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो अभी के लिए बस आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर से होता है पाई r स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे पाई r स्क्वायर। तो इसको पाई r स्क्वायर कहा जाता है। अब इसमें जब भी कभी कोई सवाल आ जाए, हमसे पूछा जाए, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अभी हमने बताया नहीं आपको, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है इसको कहा जाता है त्रिज्या। इसको हम कहेंगे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर से क्या होता है OA, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इस त्रिज्या को r से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? r से। ये r कौन सा है? जो यहां भी परिधि के सूत्र में भी लगा हुआ है और क्षेत्रफल के सूत्र में भी लगा हुआ है। इसके लिए एक सवाल करके देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा वृत्त की परिधि बराबर से दे रखी है 7। वृत्त की परिधि 7 दी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? परिधि नहीं, अभी आप शुरुआत कीजिए सवाल को त्रिज्या से। वृत्त की त्रिज्या 7 दी हुई है, तो अब हमें परिधि तथा क्षेत्रफल पता लगाना है। तो इसका परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ एक चीज है, आप 2 को समझते हैं, r को समझते हैं, लेकिन ये पाई क्या होता है? तो पाई जो है गणित में, पाई का मान सवालों को हल करने के लिए कुछ निश्चित किया गया है। तो उसको 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। तो आपको यदि सवाल में पहले से कहा गया है कि 3.14 रखो, तब आपको 3.14 का प्रयोग करना है। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो सबसे ज्यादा आपको 22/7 का ही प्रयोग करना होगा जब भी कभी वृत्त से संबंधित कोई सवाल आ जाए। तो देखिएगा, अब इसमें परिधि निकालेंगे। तो परिधि क्या हो जाएगी इसके लिए? परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई r। अब इसको लिखेंगे 2 गुणा पाई की जगह पर तो 22/7 आएगा, तो वो लिखेंगे हम 22/7 गुणा। अब जो r है, r के लिए क्या लिखना होगा? 7। तो r के लिए लिखेंगे हम 7। ध्यान रहे, सवाल जब भी कभी आपको थोड़ा जल्दी करना हो तो गुणा करने की बजाय जो संख्या एक जैसी दिखाई देती है या फिर जो भाज्य होती है उनको काट देना ज्यादा बेहतर होता है। तो 7 से 7 को काट देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 22 गुणा 2 करने पर 44। और परिधि एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसीलिए जो त्रिज्या यदि हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम भी परिधि को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अगर त्रिज्या हमारी मीटर में होती तब हम जो यहाँ परिधि है उसको भी मीटर में लिखते। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल बराबर से ये होता है पाई r स्क्वायर। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसके लिए। जो पाई का मान है, पाई के मान को पाई में लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो r दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम कितना? 7 है तो 7 गुणा 7 लिखेंगे, क्योंकि r स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है जो संख्या यहाँ दी हुई है उसको 2 बार लिखना है। जितनी घात उसकी लग रही है वो हमें बताती है कि यहाँ संख्या, दी हुई संख्या को कितनी बार लिखना। 3 घात होती तो संख्या को 3 बार लिखते, 4 घात होती तो संख्या को 4 बार लिखते। तो देखिएगा, अब 7 से तो 7 को एक बार काट ही देंगे, तो 22 गुणा 7 करना है। 22 गुणा 7 करने पर आता है 154। तो इसको लिखेंगे 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम किसी भी वृत्त के लिए जो हमें परिधि या क्षेत्रफल पूछ ले तो उसको हम हल कर सकते हैं। एक चीज और, यदि आपसे कहा जाए कि कोई संरचना है जो वृत्ताकार आकृति में, कोई तंबू है वृत्ताकार आकृति में बनाया गया है, या फिर कोई किसी भी विशेष प्रकार की आकृति आपसे दिए जाए और कहे कि आपको वहां बाहर बाउंड्री पर दीवार खड़ी करनी है या कुछ लकड़ी लगानी है या कोई रस्सी बांधनी है, कुछ भी करना पड़े, तो ध्यान रहे वहां पर हमेशा ही परिधि निकाली जाती है।
सवाल को समझने का तरीका समझना होगा आपको, तो वहां पर परिधि निकालनी होगी और परिधि का सूत्र लगाकर आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आकृति को पहचानना है कि आकृति कौन सी होगी। तो परिधि का मतलब क्या हुआ, परिमाप, तो हमें परिमाप निकालना होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमें क्या करना है, किसी भी जगह पर रंग करना है, कपड़ा बांधना है, या फिर किसी टेबल के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़े के लिए कितना कपड़ा लगेगा उसमें, तो ऐसी कुछ सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें वहां लंबाई नहीं क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, इसलिए परिमाप कब निकलता है, क्षेत्रफल कब निकलता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ये जो चैप्टर है परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में नए चैप्टर के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।